कल दीपावली थी तो इस वजह से मैं इस चैप्टर की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं डबल वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें हम पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन की संरचना तक कवर करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम। पॉलीसेकेराइड अम्ल अविलय भागों में दूसरे श्रेणी के बृहद अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशे विभिन्न प्रकार एकल सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरणार्थ सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। सेलुलोज का समबहुलक है। इसका एक परिवर्ती रूप स्टार्च मंड सेलुलोज से भिन्न होता है, लेकिन यह पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। इनुलिन फ्रुक्टोज का बहुलक है। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला है जैसे ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक व बायां सिरा अनअपचायक कहलाता है। यह शाखा युक्त होती है जो इस व्यंग चित्र जैसी दिखाई देती है 9.2 में। मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडलित भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देता है। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है जो सेलुलोज होता है। रुई के धागे सेलुलोज के बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं। ये अमीनो शर्करा व रासायनिक रूप में परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लूकोजमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन आदि से मिलकर बने होते हैं। जैसे ऑर्थोपोड के बाह्य कंकाल जटिल सेकेराइड काइटिन के बने होते हैं। ये जटिल पॉलीसेकेराइड अधिकतर समबहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दूसरे प्रकार का एक बृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यह पॉलीसेकेराइड्स व पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक बृहद आणविक अंश बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसेकेराइड व तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट होता है। यदि 9.1 को ध्यान दें तो पाएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन व थाइमीन होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरिन है तथा अन्य 3 प्रतिस्थापित पिरिमिडिन है। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन व पिरिमिडिन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाले शर्करा या तो राइबोज, मोनोसेकेराइड पेंटोज या डी ऑक्सीराइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डी ऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए, जिसमें राइबोज मिलता है उसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए कहते हैं। प्रोटीन की संरचना, जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है जैसे NaCl, MgCl2 आदि। कार्बनिक रसायन विज्ञानी जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नैफ्थलीन आदि को व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा उसके द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। भौतिक विज्ञानी आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को, जबकि जीव विज्ञानी प्रोटीन की संरचना 4 तरह से व्यक्त करते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसा कि पहले, दूसरा व इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं जबकि अंतिम अमीनो अम्ल का कार्बन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती है। यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी होती है। घूमती हुई सीढ़ी की तरह वास्तव में प्रोटीन लड़ी का कुछ अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती हैं। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है। इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करती है।
तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होती है, उदाहरण गोले की सीधी लड़ी गोले के एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना आदि, वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करती है, जिसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इनमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं। 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्लीज़ आप लोगों को जो ये बैकग्राउंड में वॉइस सुनाई देती है, आप प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए अगर आपको सुनाई देती है तो। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको तेज़ तेज़ बोल के NCERT रीड करूँ ताकि आपको वो वॉइस सुनाई ना दे। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।